आपको बता दें केदारनाथ में बर्फबारी की परेशानी झेल रहे श्रद्धालुओं के लिए एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर आए। कल एक श्रद्धालु को सांस लेने में तकलीफ हुई तो इन जवानों ने फौरन उसे हेलीकॉप्टर की मदद से अस्पताल पहुंचाया। इससे पहले भी ये जवान कई श्रद्धालुओं की मदद कर चुके हैं। एसडीआरएफ जवानों का ये जज्बा अब मिसाल बन चुका है। जब बाबा केदार के भक्तों पर संकट मंडराया, एसडीआरएफ के जवानों ने श्रद्धालुओं को हर मुसीबत से बचाया। केदारनाथ में एसडीआरएफ के जवानों का ये जज्बा कुदरत की हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। मंगलवार को जब एक श्रद्धालुओं को सांस लेने में तकलीफ हुई तो एसडीआरएफ के जवानों ने उन्हें फौरन बड़े अस्पताल पहुंचाने का फैसला किया, लेकिन भारी बर्फबारी के बीच हेलीकॉप्टर तक पहुंचना आसान नहीं था। श्रद्धालुओं को हर पल ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन पास में सिर्फ 2 ही पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर थे। ऐसे में एसडीआरएफ के कुछ जवान श्रद्धालुओं को ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ स्ट्रेचर पर लेकर हेलीपैड की तरफ बढ़े। इसी बीच एक जवान करीब 400 मीटर दूर दौड़ते हुए गया और एक और ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आया। हेलीकॉप्टर पर बैठने से पहले श्रद्धालुओं को एक बार और ऑक्सीजन दी गई। ये मेहनत रंग लाई और भोलेनाथ के इस भक्त की जान बच गई। ये पहला मौका नहीं है जब एसडीआरएफ के जवानों ने अपने जज्बे से भोले के भक्तों को बचाया हो। इससे पहले भी 27 अप्रैल को आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक महिला श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ गई थी। उस वक्त भी भारी बर्फबारी के बीच एसडीआरएफ के जवानों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया था। एसडीआरएफ के ये जवान केदारनाथ धाम के मार्ग पर जगह जगह भक्तों की मदद कर रहे हैं। जिन्हें चलने में दिक्कत है उन्हें सहारा देकर बाबा के दरबार तक पहुंचा रहे हैं। बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों के हर कदम पर एसडीआरएफ के जवान उनके साथ हैं। केदारनाथ में इन दिनों लगातार बर्फबारी हो रही है और मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम की मुसीबत कुछ श्रद्धालुओं को परेशान कर रही है। ऐसे में एसडीआरएफ ने जगह जगह लोगों की मदद के लिए मेडिकल कैंप लगा रखे हैं। इन कैंप में लोगों की जांच की जा रही है और सेहत दुरुस्त करने पर ही लोगों को आगे जाने की सलाह दी जा रही है। जरूरत पड़ने पर लोगों को ऑक्सीजन और दवाएं भी मुहैया करवाई जा रही हैं। प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं से पूरे एहतियात बरतने की अपील की है। 4 धाम यात्रा पर निकले तीर्थ यात्रियों के लिए 9 भाषाओं में गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। मौसम चाहे जितनी भी चुनौतियां पेश कर ले, लेकिन बाबा केदार के भक्तों का जोश ठंडा नहीं पड़ने वाला। भक्तों के इस जोश को अब एसडीआरएफ के जवानों के जज्बे का साथ मिल रहा है और भगवान के दर्शन की सारी बाधाएं अपने आप दूर होती जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मौसम की ये तमाम दुश्वारियां आस्था पर भारी नहीं पड़ रही हैं। एक बार फिर से आपको ये बता देते हैं कि मौसम की वजह से आज केदारनाथ यात्रा को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से मौसम यहां बिगड़ा हुआ है। हर कोई अपनी रेनकोट पहने ही नजर आ रहा है। बर्फबारी की वजह से ठंड में इजाफा हो गया है। खबर तो ये भी आई है कि आज कोई भी यात्री केदारनाथ नहीं जा सकेगा। मंगलवार को जो यात्री केदारनाथ गए हैं वो भी दर्शन कर वापस लौट आएंगे, मतलब उन्हें वहां रुकने की इजाजत नहीं होगी। अब केदारनाथ की स्थितियों का जायजा लेने के लिए खुद राज्य के डीजीपी केदारनाथ पहुंचे थे, जहां उन्होंने पुलिस को किसी भी यात्री को गौरीकुंड और सोनप्रयाग से आगे नहीं जाने देने के लिए निर्देश दिए। प्रशासन के मुताबिक मौसम सामान्य होने पर ही यात्रा को सुचारू कर दिया जाएगा। डीजीपी के निर्देश के बाद ही मंगलवार को केदारनाथ जा रहे यात्रियों को सोनप्रयाग में रोक दिया गया, क्योंकि यात्रियों से मौसम खुलने तक सुरक्षित स्थानों पर रुकने के लिए कहा गया। तो होटल लॉज में विश्राम करने की अपील भी इन तमाम यात्रियों से कर दी गई है। तो पहाड़ों पर मौसम का मिजाज कैसा है ये आपने देख लिया। दरअसल मई में मौसम के लिहाज से बीते 3 दिन फील गुड कराने वाले रहेंगे। मौसम विभाग की माने तो ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, यानी मई की जो भीषण गर्मी पसीने छुड़ाने वाली होती है उससे फिलहाल राहत रहने वाली है।
और आज भी दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। मई के महीने में मौसम की मेहरबानी जारी है। उत्तर पश्चिम भारत के अलग अलग राज्यों और शहरों से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो बता रही हैं कि मई में मौसम कितना कूल है। अमूमन मई में लोग गर्मी की तपिश से परेशान रहते हैं, लेकिन इस बार तो अप्रैल भी कूल निकल गया और मई की शुरुआत से ही आसमान में बादलों ने डेरा डाल दिया। कहीं झमाझम बारिश हुई तो कहीं फुहारों ने मौसम सुहाना बना दिया। ये नजारा चंडीगढ़ का है। मजबूत पश्चिमी विक्षोभ ने वातावरण में ठंडक पैदा कर दी है। पिछले 24 घंटों के दौरान चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में 10 डिग्री सेल्सियस की जो गिरावट है वो दर्ज की गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं चंडीगढ़ की प्रसिद्ध सुखना लेक पर और जहां पर देख सकते हैं लोग इस ठंडक का आनंद लेने के लिए घरों से बाहर निकले हैं, लेकिन बारिश हो रही है और बारिश के चलते पेड़ों के नीचे शरण लिए हुए हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है पिछले 36 सालों में जब चंडीगढ़ में मई महीने में लोगों ने एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल नहीं किया और पंखे चलाने से भी गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि वातावरण में इतनी ज्यादा ठंडक है कि उसकी जरूरत ही महसूस नहीं हो रही है। सिर्फ पंजाब ही नहीं, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर समेत कई और राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम ठंडा है और तापमान में कमी आई है। जो पिछले कई 4-5 दिन से लगातार जो है वो पंजाब हरियाणा में जो क्लाउडीनेस है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, और इसके साथ ही जैसे ये हिमाचल प्रदेश का इलाका जहाँ पे बारिश अच्छी हो रही है, हिल स्टॉर्म भी जो है वो लगातार हिमाचल प्रदेश से जो रिपोर्ट हो रहे हैं, तो जो पहाड़ों का असर भी जो मैदानी इलाकों पे पड़ता है, खास करके जो बिल्कुल पंजाब और हरियाणा में, क्योंकि ये बहुत ही साथ जो इलाके लगते हैं, इस वजह से जो लगातार बारिश की वजह से, क्लाउडीनेस की वजह से जो तापमान है, जो दिन के तापमान है, उनमें काफी गिरावट दर्ज की है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी कई जगहों पर बारिश का अनुमान है। आगे कुछ दिनों तक तापमान में गिरावट बनी रह सकती है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कल से एक्टिव हुआ है 1 मई से, इसका जो इफेक्ट है अभी 3-4 दिन रहेगा। अभी जो आने वाले 2 दिन है इसमें तो फेली वाइड स्प्रेड बारिश हो सकती है। आज और कल मतलब 2 मई को 3 मई को ज्यादा बारिश रहेगी, थंडर एक्टिविटी भी हो सकती है, तेज हवाएं भी चलने की जो प्रोबेबिलिटी है। मौसम के मोर्चे पर एक और गुड न्यूज है। जानकारों का कहना है कि जिस तरह अप्रैल का महीना ठंडा ठंडा गुजर गया, वैसा ही मई में भी होने वाला है। एमडी की फोरकास्ट मंथली फोरकास्ट रहती है, तो उसमें यही है कि जो इस बार उत्तर भारत में जो मई का महीना है वो ज्यादा गर्म नहीं होगा, जो नॉर्मल से कम टेम्परेचर रहेंगे, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट 2 वीक्स हैं इसमें बारिश के संकेत हैं कि जो बारिश हो सकती है, क्योंकि जो आने वाले दिन होंगे इसमें जो 2nd वीक के जो एंड से जो टेम्परेचर राइज करने शुरू कर सकते हैं, तो उसके बाद 3rd या 4th वीक में प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि जो अपनी हीट वेव कंडीशन जो है वो प्रिवेल करें, या फिर जो टेम्परेचर है नियर टू 40 हो जाए। बदलते मौसम का असर उत्तराखंड में जारी चारधाम यात्रा पर पड़ा है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया है। इसकी वजह से केदारनाथ यात्रा के लिए 5 मई तक रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है। साथ ही श्रद्धालुओं से कुछ दिनों के लिए यात्रा टालने की अपील की गई है। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारतीय नौसेना की ताकत में अब और भी इजाफा होने जा रहा है, क्योंकि इस साल के आखिर तक नौसेना को बेहद खतरनाक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस इम्फाल मिल जाएगा। इस विध्वंसक ने समुद्री ट्रायल शुरू कर दिए हैं। आईएनएस इम्फाल नौसेना की प्रोजेक्ट 15वीं का हिस्सा है। आ रहा है हिंदुस्तान का एक और आत्मनिर्भर प्रहरी। समंदर का नया सिकंदर बनने को तैयार मेड इन इंडिया आईएनएस इम्फाल। हिंदुस्तान की समुद्री ताकत को धार देने के लिए नौसेना में स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस इम्फाल की एंट्री होने जा रही है। इस विध्वंसक का समुद्री ट्रायल भी शुरू हो चुका है।
इस साल के आखिरी महीनों में इसे नौसेना को सौंप दिया जाएगा। जमीन, पानी, हवा, दुश्मन कहीं भी हो, इस डिस्ट्रॉयर के हमले से बच पाना नामुमकिन होगा। इस विध्वंसक में भारत की सबसे ताकतवर ब्रह्मोस और बराक मिसाइलें लगी हैं। दुश्मन का जहाज देखते ही अपने डेक से ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्च कर उसे तबाह कर सकता है। INS इम्फाल में 32 एंटी एयर बराक मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं, जिनकी रेंज 100 किलोमीटर है। या बराक 8 ER मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। इसमें 16 एंटी शिप या लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा एक 76 mm की OTO मिराला तोप और 4 AK-603 CIWS गन लगी हैं। साथ ही 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स भी लगाए गए हैं। INS इम्फाल पर 2 वेस्टलैंड सी किंग या HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर ले जाए जा सकते हैं। INS इम्फाल एक और दुश्मनों के लिए काल है, तो दूसरी ओर दुश्मन से सुरक्षित रखने के लिए भी इसमें पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। इसमें सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शक्ति EW-108 और कवच चेफ सिस्टम लगा है। इस सिस्टम को DRDO ने बनाया है। इस युद्धपोत में स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर लगे हैं, जो दुश्मन के हथियारों का आसानी से पता लगा सकते हैं। ये सेंसर्स ऐसे डेक में लगाए गए हैं जिन्हें दुश्मन देख भी नहीं सकता। इसमें बैटल डैमेज कंट्रोल सिस्टम लगाए गए हैं, यानी युद्ध के दौरान अगर जहाज के किसी हिस्से में नुकसान हो तो पूरा युद्धपोत काम करना बंद न करे। इम्फाल का डिस्प्लेसमेंट 7400 टन है। 535 फीट लंबे इस जंगी जहाज का बीम 57 फीट का है। ये डीजल इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाला युद्धपोत है। समुद्र में इसकी अधिकतम स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर ये 33 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो इसकी रेंज 7400 किलोमीटर है। एक बार समंदर में उतरने के बाद ये 45 दिनों तक तैनात रह सकता है। इस युद्धपोत पर 50 अधिकारी और 250 नौसैनिक तैनात हो सकते हैं। INS इम्फाल नौसेना के प्रोजेक्ट 15B का हिस्सा है, जिसके तहत 4 कोलकाता क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का पहला युद्धपोत INS विशाखापट्टनम 2021 में नौसेना में कमीशन हो चुका है। विशाखापट्टनम गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है और ये दुश्मन के रडार की नजर से बचकर ऑपरेट कर सकता है। ये डिस्ट्रॉयर न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वॉर की स्थिति में भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। विशाखापट्टनम क्लास का ही दूसरा डिस्ट्रॉयर INS मोरमुगाओ दिसंबर 2022 में नेवी में शामिल हो चुका है। INS मोरमुगाओ का नाम गोवा के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर के नाम पर रखा गया है। इस क्लास का तीसरा युद्धपोत INS इम्फाल ने अब नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए समुद्री ट्रायल शुरू कर दिया है। हिंदुस्तान का ये पहला जंगी जहाज है जिसका नाम उत्तर पूर्व के किसी राज्य के नाम पर रखा गया है। इसका नाम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई इम्फाल की लड़ाई के शहीदों की याद में रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत की सैन्य ताकत से बढ़ती धमक के बाद पूरी दुनिया हमारे साथ युद्ध अभ्यास को अंजाम देना चाहती है। इन दिनों भारत की वायुसेना एक और फ्रांस में वॉर एक्सरसाइज कर रही है, जिसमें पहली बार देश के बाहर फाइटर जेट राफेल अपनी ताकत दिखा रहा है। तो दूसरी ओर ग्रीस में भी वायुसेना का पराक्रम जारी है। दुनिया में भारत की बढ़ती धमक की ये 2 तस्वीरें हैं। एक ओर भारतीय वायुसेना ग्रीस में 4 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के साथ दमखम दिखा रही है, तो दूसरी ओर भारतीय वायुसेना का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान राफेल पहली बार भारत के बाहर अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है। फ्रांस में चल रहे एक्स ओरियन एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना का महाबली राफेल हुंकार भर रहा है। ये पहली बार है जब राफेल विदेशी सरजमी पर किसी युद्ध अभ्यास में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। फ्रांस के आसमान में राफेल की गरज पूरी दुनिया को भारतीय वायुसेना की ताकत का एहसास करा रही है। इस मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में फ्रांस और भारत के साथ कई देशों की वायुसेनाएं भाग ले रही हैं। एक्सरसाइज ओरियन में भाग ले रही इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में 4 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट
2C-17 और 2IL-78 के साथ 165 वायुसैनिक शामिल हैं। ये एक्सरसाइज फ्रांस के मॉन्ट डेव मासन में फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के वायुसेना बेस स्टेशन में आयोजित हो रही है। ओरियन एक्सरसाइज में भारत और फ्रांस के अलावा जर्मनी, यूनान, इटली, नीदरलैंड, ब्रिटेन, स्पेन और अमेरिका की वायुसेना भी शामिल हैं। भारत को छोड़ ये सभी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के सदस्य हैं। 17 अप्रैल से शुरू हुआ एक्स ओरियन युद्धाभ्यास 5 मई तक चलेगा। इस एक्सरसाइज के दौरान भारतीय वायुसेना मैदानी जंग के दांव सीखने और साझा करने में जुटी है और बेहतर तालमेल के साथ दुश्मन पर हमला करने के अपने हुनर को परख रही है। एक और भारतीय वायुसेना राफेल के साथ फ्रांस में अपना शौर्य दिखा रही है, तो दूसरी ओर ग्रीस में सुखोई विमानों के साथ युद्धाभ्यास में जुटी है। 4 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों की गरज से ग्रीस का आसमान जैसे गूंज रहा है। भारतीय वायुसेना ग्रीस की वायुसेना हेलेनिक एयरफोर्स के साथ युद्धाभ्यास कर रही है। इस युद्धाभ्यास को इनियोचोस 2023 नाम दिया गया है। वायुसेना के एक्सरसाइज की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें दिख रहा है कि फाइटर जेट्स ने राजधानी एथेंस के आसमान में एक फॉर्मेशन बनाया। इस दौरान नीचे एथेंस की प्राचीन इमारतें भी देखी जा सकती हैं। 24 अप्रैल से शुरू हुई ये एक्सरसाइज 4 मई तक चलेगी। सुमित चौधरी और मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारतीय वायुसेना को करीब से देखने समझने के लिए यूं तो समय समय पर कई इवेंट होते रहते हैं, लेकिन अब इसके लिए एक स्थायी पता भी मिल गया है, यानी म्यूजियम के तौर पर, जहां आप भारतीय वायुसेना की ताकत, उसके जांबाजों की कहानी, उसकी अहमियत को बेहद आसानी से और करीब से समझ पाएंगे। इस वक्त हम इंडियन एयरफोर्स म्यूजियम के अंदर है और सबसे पहले आपको दिखाते चलें कि ये इंडियन एयरफोर्स की हिस्ट्री वॉल है, जहां पर पोस्ट इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस किस तरह की एयरफोर्स रही है, उस तरह की जो तस्वीरें हैं इस वॉल के अंदर डिस्प्ले की गई है। वहीं पर अगर मैं दूसरी तरफ दिखाऊं तो ये गैलेंट्री अवार्डीज है, जिसमें तमाम जो एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं जिन्हें अवार्ड मिला है, उनके नामों को इस वॉल के ऊपर है वो लिखा गया है। देश में अपनी तरह का पहला इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में बनकर तैयार है। यहाँ इंडियन एयरफोर्स ने कैसे तरक्की की, ऐसी तमाम अहम और यादगार चीजों को बेहद ही साधारण तकनीक और टेक्नोलॉजी के सहारे दिखाया गया है। ये जो म्यूजियम है ये बेसिकली हमने इसलिए क्रिएट किया है ताकि जो लोकल यूथ है हमारा, इस एरिया का, रीजन का यूथ है, वो इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सके। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था। उसको क्रिएट करते हुए हमने जहाँ 5-6 सेक्शन बनाए हैं। एक सेक्शन जिसमें हम खड़े हुए हैं जहाँ पर रोल ऑफ इंडियन एयरफोर्स है वेरियस वॉर में। 47-48 कश्मीर कैंपेन है, 65 की वार है, 71 की वार है। देन उसके बाद हमने बालाकोट और कारगिल को कवर किया है। और सेकंड सेक्शन हमारा होगा जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें दिखाएंगे, जिसमें सिमुलेटर्स हैं जहाँ पर यूथ को अट्रैक्ट कर सके। थर्ड सेक्शन है जिसमें हम इंडियन फोर्स के वेपन सिस्टम दिखा रहे हैं। फोर्थ है जो हमारा इस बिल्डिंग के बाहर कवर कर रहे हैं, जैसे कि हमारे नाइट एयरक्राफ्ट है, MiG-21 एयरक्राफ्ट है, HPT-32 एयरक्राफ्ट है। फोर्थ हमारा MiG-23 एयरक्राफ्ट है। एयरफोर्स कानपुर 1 है, 5 जहाज हैं। 5वां हमारा सेक्शन ऐसा है जिसमें हम ये ऑडियो विजुअल गैलरी दिखा रहे हैं, जिसमें एयरफोर्स का कैंपेन दिखाई गई। अभी इस हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन नहीं हुआ, बच्चे तो अपने देश की वायुसेना की ताकत को देख ही सरप्राइज दिखे। मेरा नाम सोहम है। मुझे बहुत प्लेन का शौक है और जब मैंने सुना कि यहाँ पे म्यूजियम है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैं यहाँ पे एयरफोर्स म्यूजियम में आया हूँ और यहाँ के बहुत अच्छे मॉडिफाइड प्लेन्स हैं, तो अच्छा लगा है सब देख के और बहुत ज़्यादा अमेजिंग है यहाँ का विजिट। हेरिटेज म्यूजियम में पुराने एयरफोर्स के सभी विमान के मॉडल्स और लड़ाकू विमान प्रदर्शित किए गए हैं।
इसके अलावा नए और आधुनिक भारतीय वायुसेना का शौर्य भी इस हेरिटेज सेंटर का खास और अहम हिस्सा है, जिनकी कहानियां यहाँ आ रहे लोगों को न सिर्फ हैरान कर रही बल्कि देशभक्ति का भाव भी भर दे रही। हमको बहुत अच्छा लगा। मेरे बेटे को बहुत शौक है एयरक्राफ्ट का। जब हमने सुना कि यहाँ पे ऐसा म्यूजियम है तो वी वर वेरी एक्साइटेड, एंड हम लोग जब यहाँ पे आए तो देख के लाइक वी वर अमेज्ड। इतना हमको पता लगता है कि हमारी इंडियन एयरफोर्स कितनी एडवांस हो चुकी है और क्या वेपन्स यूज करते हैं, क्या एडवांस टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट यूज करते हैं। बहुत अच्छा डिस्प्ले है और जो फ्लाइट सिमुलेटर है वो तो अमेजिंग है, लाइक मतलब मस्ट विजिट है। हम लोग तो बाहर से आए हैं लेकिन यहाँ पे आके हमको बहुत अच्छा लगा। देशभक्ति की भावना आती है यहाँ पे आके? हाँ बहुत आती है। प्लस वो जो वॉल ऑफ फेम है जहाँ पे लिखा हुआ है, सबके नाम लिखे हैं, वो दैट इज रियली गुड। और उनको पढ़ने के बाद में काफी अच्छा लगता है, अपने आप को अपने अंदर से फीलिंग आती है, लगता है कितने लोगों ने सैक्रिफाइस किया है आपके लिए, एंड इतने लोग और भी कर रहे हैं कंटिन्यू सैक्रिफाइसेस आपके लिए, एंड कंटिन्यूअस डेडिकेशन के साथ इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। वैरायटी है यहाँ पर, सारे प्लेन्स की, जेट्स की, बच्चे तो सारे देख के बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। सो इट्स रियली वेरी एक्साइटिंग प्लेस टू विजिट फॉर ऑल द फैमिली मेंबर्स। जो मॉडल्स उन्होंने लगाए हैं वो इतने बढ़िया लगे हुए हैं, शानदार, कि यहाँ पे मैं अर्ज करूंगा कि हर बच्चा यहाँ पे आए और देखे, माँ बाप उनके, और देशभक्ति की भावना अंदर यहाँ आते ही देख के लोगों के अंदर कूद कूद के भर जाएगी। और भारत माता की जय। चंडीगढ़ में बना ये हेरिटेज सेंटर हिंदुस्तान की वायुसेना की ऐतिहासिक विरासत और उसकी ताकत को दिखा रहा है। उम्मीद है वायुसेना की तरफ से की गई ये अच्छी पहल युवाओं को वायुसेना की अहमियत बताने में कामयाब रहेगी। चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रोबोटिक सर्जरी सीखने के लिए डॉक्टर्स को अब विदेश जाने की जरूरत नहीं होगी। अब दिल्ली एम्स डॉक्टर्स को रोबोटिक सर्जरी कराना सिखाएगा। मंगलवार को अस्पताल में अत्याधुनिक सर्जिकल रोबोटिक्स प्रशिक्षण सुविधा का शुभ आरंभ किया गया। इसके बाद यहां रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत हो जाएगी। मेडिकल साइंस के क्षेत्र में दिल्ली एम्स ने एक और मील का पत्थर हासिल किया है। दिल्ली एम्स अब भारत का पहला ऐसा संस्थान बन चुका है जहां डॉक्टर्स को रोबोटिक सर्जरी में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी अब भारत के डॉक्टर्स को रोबोटिक सर्जरी के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर्स अब भारत में ही रहकर रोबोटिक सर्जरी की उच्च स्तर की ट्रेनिंग ले सकेंगे। मंगलवार को इस रोबोटिक लैब का उद्घाटन भी हुआ। दिल्ली एम्स में आज रोबोटिक सर्जरी परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसके बाद दिल्ली एम्स ऐसा पहला संस्थान बन चुका है भारत का जहां डॉक्टर्स को रोबोटिक सर्जरी ट्रेनिंग दी जाएगी। इंडियन मेट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की साझेदारी के साथ दिल्ली एम्स में इस लैब की स्थापना की गई है। इसके बाद डॉक्टर्स जो है वो विदेशों के बदले अब भारत में रोबोटिक सर्जरी ट्रेनिंग प्राप्त कर पाएंगे। रोबोटिक सर्जरी मेडिकल साइंस का सबसे नया और एडवांस तरीका है। इससे न सिर्फ सर्जरी में लगने वाले समय को कम किया जा सकेगा, बल्कि नॉर्मल सर्जरी में होने वाली गलतियों से भी बचा जा सकेगा। सर्जरी, बाकी ट्रेनिंग कई बार ओपन सर्जरी होती है, बड़े चीड़े लगते हैं ताकि आप ऑर्गन्स को देख सकें। इसमें आप मल्टीपल होल्स के थ्रू ही जाते हैं, तो पिन होल वाली सर्जरी, छोटी होल से सर्जरी कर सकते हैं। तो एक तो कॉस्मेटिकली भी बेटर रहता है और पेशेंट की रिकवरी भी फास्टर होती है, क्योंकि सर्जरी में जितनी पहले मॉर्बिडिटी होती है, ब्लड लॉस होता है, वो इससे कम होता है। सर्जरी कई प्रकार की होती है, ओपन होती है, लेप्रोस्कोपिक जो दूरबीन से होती है, और रोबोटिक सर्जरी एम्स में पब्लिक सेक्टर एम्स फर्स्ट है जो ट्रेनिंग देगा। और हमारे जितने भी रेजिडेंट हैं जो रोबोटिक सीखने के लिए जैसे विदेश जाते हैं या बाहर जाते हैं या पब्लिक के अलावा प्राइवेट सेक्टर में सीखते हैं, वो एम्स अब ऐसा कर रहा है मेट्रॉनिक के साथ कोलैबोरेशन करके कि सारे जितने रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो यहाँ सेट फैसिलिटी में आकर सर्जरीज को रोबोटिक से कैसे करते हैं उसकी ट्रेनिंग लेंगे। एम्स की वेट लैब में इंडियन मेट्रोनिक कंपनी के साथ मिलकर रोबोटिक मशीन लगाई गई है, जहां डॉक्टर्स रोबोटिक सर्जरी की ट्रेनिंग ले पाएंगे। ये सिस्टम कैसे काम करता है, आइए समझते हैं। ये कंसोल है, तो जैसे कि कोई सर्जन सर्जरी करने के लिए रोबोटिक से अगर पेशेंट पे डायरेक्टली आएगा
तो उसमें जो चीजों की जरूरत पड़ेगी उसको सर्जन रोबोटिक्स में डायरेक्टली पेशेंट के पास नहीं खड़ा होता है, वो थोड़ी दूर बैठता है और वहां से यंत्रों को, इक्विपमेंट को हैंडल करता है। वो ये कंसोल है, ये यहाँ बैठ के और सब कुछ एआई के माध्यम से और थ्रू पेशेंट वो हैंडल होती रहती है। दिस इज द ब्यूटी, दिस कंसोल हेल्प्स हिम टू डू सर्जरी। और चूंकि रियल लाइफ सर्जरी में रिस्क होती है, उस रिस्क को कम करने के लिए ट्रेनिंग के बाद ये माध्यम और उसके लिए उपयुक्त होगा। बड़ी बात यह है कि रोबोटिक ट्रेनिंग की सुविधा सिर्फ एम्स के सर्जन के लिए नहीं है, बाहर के डॉक्टर्स भी एम्स में ट्रेनिंग ले सकते हैं। अनामिका गौड़, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। अब बात कर लेते हैं अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित मेट गाला की चर्चा भारत में खूब की जा रही है। बॉलीवुड की कई हस्तियों ने फैशन के इस मेले में शिरकत कर चार चांद लगा दिए। वहीं एक और गुड न्यूज ये भी आई है कि ये इवेंट में इस्तेमाल होने वाला रेड कार्पेट भी भारत में ही तैयार किया गया है। न्यूयॉर्क में फैशन का मेला। फैशन के मेले में सितारों का टशन। हॉलीवुड और बॉलीवुड सितारों का जलवा। फैशन नाइट्स में खेल की हस्तियों का दिखा अलग अंदाज। मेट गाला में सितारों के अजब गजब फैशन की चर्चा के साथ रेड कार्पेट की भी चर्चा जोरों पर है। वो भी क्यों ना, न्यूयॉर्क के इस मेगा इवेंट के लिए इस रेड कार्पेट को हिंदुस्तान से बनाकर जो भेजा गया, जिस रेड कार्पेट पर दुनिया के मशहूर सितारे अपने फैशन का जलवा बिखेर रहे हैं, वो रेड कार्पेट केरल में बनकर तैयार हुआ है। 6,960 स्क्वायर मीटर के इस रेड कार्पेट को बनाने में 60 दिनों का समय लगा। केरल से बनाकर इसे न्यूयॉर्क भेजा गया। हिंदुस्तान में बने रेड कार्पेट पर न्यूयॉर्क में भारतीय हस्तियां जलवा बिखेरें, इससे बढ़कर खुशी की बात क्या होगी। मेट गाला के रेड कार्पेट पर इस साल आलिया भट्ट ने डेब्यू किया और सबका दिल जीत लिया। आलिया ने इस मौके पर व्हाइट पर्ल गाउन पहना, जिसमें वो किसी राजकुमारी जैसी लग रही थी। आलिया ने फैशन डिजाइनर प्रबल गुरुंग का आउटफिट पहना, जिसे 1 लाख मोतियों और हाथ की कढ़ाई से सजाया गया है।